ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8 बजे हैं। हिंदी कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है भारत का सुरक्षा परिदृश्य विषय पर पूर्व IPS और सुरक्षा विशेषज्ञ श्री शांतनु मुखर्जी से दीपेंद्र सिवाच की बातचीत। श्रोताओं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे स्टूडियो में सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त IPS श्री शांतनु मुखर्जी उपस्थित हैं। मुखर्जी सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो भारत हमारा देश है, जब से वो आजाद हुआ है तब से ही उसके सामने, खासकर जो सीमा पर हमारे राष्ट्र हैं, उनकी तरफ से हमें चुनौतियां मिलती रही हैं, उनकी तरफ से खतरे हमारे लिए उपस्थित होते रहे हैं। हमने 6 या 7 युद्ध अब तक लड़ चुके हैं हम लोग। किस तरह की चुनौतियां जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे आप देखते हैं भारत के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आज विश्व में वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं जटिलता बिल्कुल पराकाष्ठा पर है, बहुत ज्यादा। और ठीक कहा आपने, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान से हमको खतरा है, और वो खतरा कुछ ऐसा चुनौती ये नहीं है कि हम इसको डील नहीं कर सकते। जैसा आपने बताया, कई युद्ध लड़ चुके हैं। पाकिस्तान ने हर बार आजादी के बाद से, 47 के बाद से, जैसा इतिहास साक्ष्य है, काफी चीजों में उसने हमको नुकसान करने की कोशिश करी, क्षति पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। 47 के बाद उसने इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे कश्मीर के अंदर, और आप देखेंगे कि उसके अंदर, उसके बाद भी वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसको मुंह तोड़ जवाब हमने दिया, सब लोगों ने मिलकर लड़ा। तो ये पहला जो है वो पाकिस्तान की हार थी, आजादी के 1 साल के अंदर ही जो उसने हम पर हमला बोला था। उसके बाद आप देखिए 65 की लड़ाई हुई, उसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। हम विजयी हुए हर फ्रंट पर, वो माना नहीं। उसने 71 में फिर, लेकिन 71 में बड़ी निर्णायक रूप से हम विजयी हुए। उसका कारण था कि बांग्लादेश उभर के आया, उसका जो पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी हाथ था, वो निकल गया। और उसके बाद 99 में उसने फिर कारगिल करना चाहा, उसमें भी उसको हार का सामना करना पड़ा। तो बार बार निरंतर हार का सामना देखने के बावजूद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाकिस्तान जो है इस बात को मान नहीं पाया है, स्वीकार नहीं कर पाया है कि भारत एक पराक्रमी देश है, एक शक्तिशाली देश है, और उस पे हमला अगर बोला जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम पाकिस्तान, ये तो हो गई युद्ध वाली बात। इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, खासकर आर्थिक हालात जो है बहुत खराब है। क्या इस समय कोई खतरा हो सकता है इस तरह का? साफ तौर से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि खतरा, पाकिस्तान से खतरा हमको 24/7 है, जिसको बोलते हैं, हमेशा से बना हुआ है। और ये जरूरी नहीं है कि सरहद पार सेना आके ही करेगी। उसकी जो एजेंसियां हैं, जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, ISI है, वो हर तरह की कार्रवाई कर सकती है, जिसमें युद्ध का सहारा नहीं लेगी। वो आंतरिक रूप से ध्यान भटकाने के लिए जो उसकी कमियां हैं, जैसे उसकी आर्थिक अवस्था आज जो है बहुत ही खराब है। IMF से लोन ले रहे हैं, सऊदी अरेबिया से पैसा मांग रहा है, चीन से पैसा मांग रहा है। नंबर 2, टेररिज्म देख लीजिए आप। बलूचिस्तान में पृथकवाद चल रहा है, पेशावर के अंदर टेरर अटैक हुआ 2 महीने के अंदर, कराची में हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए। उसके बाद जो है आपने देखा कि हर जगह जो है उसको मार, कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। और सबसे जो राजनीतिक संकट जो है वो भी बहुत ज्यादा है, हर तरीके से एक अस्थिरता सी चल रही है। तो उसका ध्यान बांटने के लिए जनता, वो भारत एक ऐसा टारगेट है जिसको वो हमेशा से लेगा, जिससे कि भारत की सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ जाए। ये मेरा मानना है। क्या बांग्लादेश की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं या जो बांग्लादेश की विदेश नीति है, उससे भी हमारे लिए कोई किसी तरह का खतरा होता है? देखिए, आज जो बांग्लादेश की सरकार है, जो शेख हसीना की सरकार है, वो भारत के प्रति एक मैत्री का रुख अपनाए हुए है, बहुत एक सच्चे दोस्त के रूप में काम कर रही है। और ये सरकार चल रही है 2009 से, 14 साल हो गए। इसी वर्ष बांग्लादेश में चुनाव होले हैं, इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष के शुरू में। तो ये सरकार से हमें कोई खतरा नहीं लगता किसी प्रकार का। मित्र देश है, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा ये सिद्ध हो चुका है। लेकिन अगर कोई इस चुनाव में, आगामी चुनाव में कोई इस प्रकार की सरकार आती है जो भारत विरोधी हो,
जो कट्टरपंथी सरकार बने, तब हमको खतरा हो सकता है। उस सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, अंदर से जैसा पाकिस्तान करती है उस प्रकार की चीजों से हमको खतरा हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में वो मुझे प्रतीत नहीं होता कि किसी प्रकार का खतरा है। इसी तरह से जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो एक तरफ तो चाइना भी है और दूसरी तरफ म्यांमार जैसे देश हैं। उधर से एक तो शरणार्थियों का बहुत ज्यादा आगमन होता है, दूसरा जो एक बड़ी समस्या है वो नारकोटिक्स की है। तो उधर से भी हमारी सुरक्षा को किसी तरह के खतरे आप महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि चीन और पाकिस्तान का एक बड़ा संबंध बहुत गहरा है, जो कि भारत उसका एक टारगेट है। वो भारत को हर तरीके से मारना चाहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की बात आपने कही, जो हमारी उल्फा, हमारे मणिपुर के उग्रपंथी, हम नागाज, बांग्लादेश में जब सरकार रही जो भारत के हित के विपरीत रही, तब हमने देखा कि उल्फा के शीर्षस्थ नेता नागाज, ये सब बांग्लादेश में उनको पनाह दिए गए। असलहे आए बांग्लादेश के माध्यम से, भारत के ऊपर आतंकी हमले हुए उनकी तरफ से। आज वो परिस्थिति नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अगर चीन और पाकिस्तान को इस प्रकार का मिले तो फिर वो दोबारा भारत के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। म्यांमार की आपने बात करी, बड़ा ब्रीफली मैं बताऊंगा संक्षिप्त में कि म्यांमार कोई एक देश के सपोर्ट से भारत के विरोधी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन उसके अंदर एक तबका इस प्रकार का है, एक समूह जो पनाह देता है, ऐसा मेरा मानना है। पूर्वोत्तर के, भारतीय पूर्वोत्तर के जो रेबल्स हैं उनको, मणिपुरी खास तौर से, जो उनके साथ सीमा से लगते हैं, तो उनसे हमको खतरा हो सकता है। जैसा कि हमने 2-3 साल पहले देखा, कभी एम्बुश कर दिया, कभी वो घात लगाकर बैठ गए। इस प्रकार कोई बड़ी इस प्रकार की चीज हमें नहीं देखना है। इसके लिए हमारे एजेंसीज को बहुत सतर्कता की आवश्यकता है और किसी प्रकार की कोई कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। चाइना के साथ लगातार झड़पें होती रहती हैं, एक हमने युद्ध भी झेला है। अगर सीमा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा चाइना की तरफ से हमारी सुरक्षा को है और उस पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। सैन्य हमले के, आक्रमण के दृष्टिकोण से अगर इतिहास को लिया जाए तो देखेंगे 62 की लड़ाई थी, उसने हमला बोला था बिना किसी प्रोवोकेशन के। और अभी 2020 में हमने देखा गलवान में, तो उससे खतरा तो बना हुआ है। और ये बात अच्छी है कि अब तक जो है हम सचेत रहे, सजग रहे, जागरूक रहे, और उन्होंने अगर कोई कोशिश करी तो हमने उसका जवाब दिया और भविष्य में उम्मीद है ऐसा ही रहेगा। लेकिन सतर्कता की निरंतर आवश्यकता है चीन से, और आप सही कह रहे हैं कि खतरा अभी भी है। 2 चीजें, एक तो यह है कि जो हमारे खतरे हैं, जो हमारी भूमि है उस पर आक्रमण, सीधे सीधे आक्रमण हो सकता है, एक तो यह। दूसरा, हमारी समुद्री सीमाएं बहुत बड़ी हैं, समुद्र की तरफ से भी हमें कुछ खतरे हैं। देखिए, अगर युद्ध जमीन से शुरू हुआ, रणभूमि से, और अगर उसने व्यापक रूप धारण किया, बहुत दिनों तक चला, तो इसकी संभावना हमेशा रहती है कि उसके बाद वायुसेना भी आ जाए, जल सेना भी आ जाए। तो ये अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा कहना कि वो नेवी आएगी कि नहीं, एयरफोर्स आएगी कि नहीं, डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला जो आक्रमण है वो लैंड से है, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ है और हम झड़पे देख चुके हैं, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो तब होगा जब ये अपनी सीमाएं क्रॉस कर जाएंगी, बहुत व्यापक रूप धारण कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। जो सुरक्षा होती है, सुरक्षा के 2 तरह से खतरे हो सकते हैं। तो ये होता है कि सीधे सीधे आक्रमण कर दिया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अप्रत्यक्ष युद्ध लड़े जाते हैं, और एक तरह से जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जैसे आतंकवाद को शह देना, या फिर नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है, जो हमारी पूर्वोत्तर सीमा उससे है, दूसरी तरफ जो हमारी पश्चिमोत्तर सीमा है, दोनों ही तरफ से ये खतरे हैं। तो ये इस तरह के खतरे भी बहुत अहम हो जाते हैं और उससे निपटना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मादक पदार्थों की आप बात कर रहे हैं जी। और इसका जो है ये स्मगलिंग, और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, हर उससे पश्चिम की तरफ से भी, पूर्व की तरफ से भी। लेकिन लोग हमारे सजग हैं, और उसके साथ साथ ये मत हमको स्मरण करना जरूरी है कि कई और इस प्रकार के तस्करी के चीज होते हैं, जैसे फेक इंडियन करेंसी,
FICN जिसको बोलते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट। भारत और बांग्लादेश की सीमा लंबी है, पंजाब के साथ सीमा लंबी है, तो मादक पदार्थ के अलावा इस प्रकार के नोट, इस प्रकार के और तस्करी चीजें, कैटल स्मगलिंग, ये तमाम चीजें, मवेशी का ये आना जाना ये लगा रहेगा। तो उसमें तो हमेशा की सतर्कता की आवश्यकता है और हमारे ख्याल से भारत की एजेंसियां इस पर सजग हैं और देख रही हैं। बीच बीच में होता रहता है लेकिन तमाम है। लेकिन मादक, जी हाँ बिल्कुल, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसको हम झेल रहे हैं। एक और खतरा होता है वो साइबर अटैक का। साइबर अटैक का भी, और बहुत बार ऐसे भी देश रहे हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की है। देखिए, साइबर तो अभी एक वैश्विक चीज हो गई है, विश्व स्तर पे हो रहा है। वो थोड़ा भिन्न है जो दूसरे चीजों में अभी हमने बातचीत करी उससे, लेकिन उसका भी खतरा हमको प्राथमिकता पर देखना चाहिए और उसका निवारण करना अति आवश्यक है। वो बहुत सीरियस, उसको हमें बड़े गंभीरता से लेना है साइबर के। उसके लिए जो हमारे विशेषज्ञ हैं उस पर निरंतर काम कर रहे हैं, तमाम जागरूकता बढ़ी है। पुलिस एजेंसीज, हमारे प्रधानमंत्री का भी अपील हुआ है कि साइबर क्राइम को प्रायोरिटी से डील किया जाए। तो जी हाँ, मानता हूँ वो एक बहुत बड़ा खतरा। अच्छा, एक खतरा और, हालांकि वो एक बहुत, अगर इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी भी है और बहुत इसमें चर्चा होती है, वो है शरणार्थियों की। बहुत बार शरणार्थी आते हैं लेकिन कई बार उनके भेष में इन्फिल्ट्रेशन होता है और कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो सिक्योरिटी के लिए और खासकर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाते हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है। जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर करते हैं, ये इस पर सचेत हैं। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ये जिस तरह के स्तर पे पहले हुआ करता था कि शरणार्थी के नाम पर इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए और केवल इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए, वो अब उतना नहीं है। जो भारत की तरफ से अपनी सीमाओं को बचाने के लिए और जो आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जो उपाय किए जा रहे हैं, आप समझते हैं वो पर्याप्त हैं और काफी अच्छे हैं? मैं ये कहूंगा कि पर्याप्त तो हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब इसको हमें हमेशा एक सेकंड के लिए भी हम उधर से अपना ध्यान जो है वो हटा नहीं सकते। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमारी अभिसूचना इकाई, हमारी जो इंटेलिजेंस की चीजें हैं, उसको बराबर से बरकरार रखा जाए, किसी हालत में ढिलाई ना हो। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या कुछ और कड़े स्टेप लेने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे बॉर्डर में स्मगलिंग, आपने बताया, तस्करी, उसमें बहुत स्कोप है करने के लिए। नंबर 2, इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए बहुत ज्यादा हमें करना है। नंबर 3 जो बहुत अहमियत रखता है वो है इंटेलिजेंस को और बढ़ाया जाए और आधुनिकरण पे टिका जाए और तकनीकीकरण को लिया जाए। जैसा आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस सब चीजें हो रहा है, उस पे जोर हो। एक बहुत जरूरी चीज होती है वो है वैश्विक कूटनीति। तो कूटनीतिक दृष्टि से भारत बहुत सक्षम है और उसने अलग अलग ऐसे प्रेशर ग्रुप बनाए हुए हैं। वो किसी भी तरह की जो चुनौती अगर आती है तो उसके सक्षम है। देखिए, हमारी कूटनीति अभी बहुत अच्छी चल रही है और अभी आपने देखा होगा ये जो पृथकवाद, अलगवाद के लिए कुछ लोग अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, उसके लिए पश्चिम देशों ने कुछ मुहिम छेड़ा था। तो उसके लिए हमारी जो कूटनीति जो है वो बहुत काम आई और हमारे जो कूटनीतिज्ञ है, जितने हमारे डिप्लोमेट्स बाहर हैं, उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काम किया। तो कूटनीति हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमारा सुरक्षा परिदृश्य, उस पर अगर संक्षेप में कहना चाहेंगे तो क्या अंत में हमारे श्रोताओं को कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हमको किसी तरह नैराश्य की कोई बात नहीं है। हमारा जो सैन्य बल है या हमारे जो एजेंसियाज हैं, हमारे जो सारे हैं, वो सब काफी सचेत हैं, काफी सजग हैं और उनको मार्गदर्शन ऊपर से मिल रहा है और सब लोग जो हैं हर तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और हमें आशा है कि वो विफल कर देंगे। अब हमारे शत्रुओं का जो भी प्लान होगा, कुछ भी होगा, तो उसको बिल्कुल से विफल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शांतनु मुखर्जी सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने भारत की जो सुरक्षा परिदृश्य है उस पर बहुत ही गंभीर, बहुत विस्तार से बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भारत का सुरक्षा परिदृश्य विषय पर पूर्व IPS और सुरक्षा विशेषज्ञ श्री शांतनु मुखर्जी से दीपेंद्र सिवाच की बातचीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर।